नमस्कार साथियों, मैं विनय स्टडी पॉइंट 96 के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज बेसिकली हमारी जो क्लास का जो विषय है जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं, आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सी 1 दरगाह के लिए एग्जाम की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज आपके लिए लेके आए हुए हैं, जो कि आपके एग्जाम को बहुत ही ज़्यादा लाभदायक और सिद्ध होंगे आपके लिए। और मुझे मुझे उम्मीद है कि आज की जो सीरीज से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही ऐसे देखने को, जैसे कि मैं आपको करा रहा हूँ, उसी के वैसे आपको देखने को मिल जाएंगे। साथियों, आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में इसकी जो कि आज की क्लास में इसमें हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो आप देखोगे, पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे यह है कि निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन के लिए प्रमुख कारक है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो कारक है वो जलवायु परिवर्तन के लिए प्रमुख कारक माना जाता है। देखें, जैसे कि अगर हम देखें इनमें से कौन जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक है, तो सौर धरक मतलब सौर की जो विकिरण है, सौर की जो ऊष्मा है, वो उसकी वृद्धि के लिए प्रमुख कारक मानी जा सकती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है अत्यधिक वनोन्मूलन मतलब वनो उन्मूलन मतलब अत्यधिक वनों का विनाश करना। थर्ड जो ऑप्शन है आपको जीवाश्म ईंधनों को अत्यधिक प्रज्वलन करना, अर्थात जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक उपयोग में लाना, अत्यधिक उनको जलाना। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन में देख पाओगे क्योंकि सौर घटक मतलब सौर का जो विकिरण है इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। जलवायु परिवर्तन के लिए जो जिम्मेदार होते हैं वो मानवीय कारक जिम्मेदार माने जाते हैं। ठीक है, इसमें से आपका देख सकते हो तो आपका जो पहला, ठीक है, और जो सॉरी सेकंड और थर्ड, ये आपको दोनों राइट है। अतः इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 2 और 3, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 2 और 3 है। आगे क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वैश्विक तापन का असर क्या है। फर्स्टली जैसे हम वैश्विक तापन बोलते हैं, डेट इसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना। ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन, बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है, तो थोड़ा सा इसमें समझ लीजिए। इसके लिए मैं थोड़ा सा स्लाइड में नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलता हूँ ग्लोबल वार्मिंग के बारे में चर्चा करने के लिए। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में चर्चा करें, तो बेसिकली इसे हम वैश्विक तापन बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है, तो पृथ्वी के औसत तापमान में, ठीक है, पृथ्वी के औसत तापमान में, औसत तापमान में, पृथ्वी के जो औसत तापमान में जो मानवीय गतिविधियों के कारण, मानवीय गतिविधियों के कारण, के कारण जो वृद्धि हुई है उसे हम क्या कहते हैं, जो वृद्धि होती है उस वृद्धि को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। बेसिकली ये रिलेटेड होती है ह्यूमन एक्टिविटीज से। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एक्टिविटी के कारण जो पृथ्वी के औसत तापमान में जो वृद्धि हुई है उसे हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, सामान्यतः एक ऐसी स्थिति है, इससे एक भयानक स्थिति है ये। ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी का जो औसत तापमान है लगभग 25 डिग्री सेल्सियस है, इससे अधिक तापमान में जो पृथ्वी का औसत तापमान से अधिक जो वृद्धि निरंतर समय के साथ होती चली जा रही है मानवीय गतिविधि के कारण, जो कि वनों का दोहन कर रहा है, वनों को काटने से, और बहुत सारी गतिविधियां हैं, ठीक है, जिनकी वजह से क्या हो रहा है कि पृथ्वी के जो परमाफ्रॉस्ट हैं, जो ग्लेशियर वो पिघल रहे हैं, और पिघलने की वजह से क्या हो रहा है कि समुद्र का जो स्तर है वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे इन कारणों की वजह से कुछ जो निचले भूमि वाले देश जो हैं, जो समुद्र में बसे हुए छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, वो डूबने की कगार पर आ चुके हैं। ठीक है ना। तो बेसिकली इसके बारे में बात करें ग्लोबल वार्मिंग का असर क्या है, तो मैंने आपको बता दिया था कि जिसमें की ऑप्शन में आपको देखा किसी कारण से दीर्घ अवधि तक पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि है, नहीं ये तो नहीं है। ठीक है, किसी कारण से लघु अवधि के लिए पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि है, ये भी नहीं है। यह है मानवीय गतिविधियों के कारण अधिक अवधि तक पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मानवीय गतिविधि के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में जो वृद्धि होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और थोड़ी सी और इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, तो हमें इसके बारे में थोड़ा समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में समझना पड़ेगा।
बेसिकली ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इस ग्रीन हाउस मतलब जो वैश्विक तापमान जो रेट होता है वो जो बेसिकली इसकी जो प्रक्रिया है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो प्रोसेस है, ठीक है, इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। हरित गृह प्रवाह जैसे हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के जो हरित गृह प्रवाह है इसकी बारे में सबसे पहले चर्चा किसने की थी, तो जोसेफ फोरियर नाम की एक वैज्ञानिक थी, जोसेफ फोरियर, है ना। जोसेफ फोरियर नाम के वैज्ञानिक ने इसके बारे में सबसे पहले इसके ऊपर चर्चा कर रखी है। जोसेफ फोरियर ने क्या किया था, बेसिकली एक कह सकते हैं कि आपके नॉर्थ पोल की तरफ मतलब जो ब्रिटेन के आसपास के जो एरिया है नॉर्थ पोल में रहने वाले थे, उन्होंने क्या किया था, उष्णकटिबंधीय पौधों को एक पॉली हाउस में क्या किया था, पॉली हाउस में उनको लगाया था एक पॉली प्लांट्स को, कि कुछ प्लांट्स को यहाँ पे उन्होंने एक पॉली हाउस में लगाया था, क्योंकि ये पौधे उष्णकटिबंधीय पौधे थे। उष्णकटिबंध मतलब जहाँ पे धूप जो है लगातार पड़ती रहती है, मतलब ऐसे पौधे जो गर्मी वाले क्षेत्र में लगते हैं उनको उष्णकटिबंधीय पौधे बोल सकते हैं। तो ऐसे पौधे जो गर्मियों के मौसम में लगते हैं उन पौधों को जाके उन्होंने शीत वाले क्षेत्र में मतलब शीत वाले क्षेत्र में प्रदेशों में लगा दिए थे, क्योंकि वो पौधे ग्रीष्म ऋतु वाले पौधे हैं, अतः वहाँ पे उनका जीवन यापन नहीं जो संभव नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि कांच का एक पॉली हाउस तैयार किया, उस कांच के पॉली हाउस में ढककर तैयार कर दिया, इसको हम बोलते हैं। इस प्रोसेस में क्या हुआ कि सूर्य की जो किरणें आती हैं, किरणें आने की तो आ तो जाती हैं, ठीक है, कुछ किरणें यहाँ पे एंटर करी, और एंटर करने के बाद क्या हुआ, एंटर तो कर गई, एंटर करने के बाद इसी क्या कांच के पॉली हाउस में क्या हुआ, वो पेड़ पौधे के पास एनर्जी जाती है, उसका क्या होता है एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। जब पौधों के द्वारा उस एनर्जी का क्या होता है एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है, अब क्या होता है उसकी एनर्जी कम पड़ जाती है। तो जैसे कि आपको पता, जैसे आपने पढ़ा होगा एक एच प्लांक एच ई बराबर एच सी अपॉन लैम्डा। तो जब किसी की एनर्जी कम हो जाती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य बढ़ जाती है। जो दिख रहा है कि इन दोनों में आपस में व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, किसका, एनर्जी का और लैम्डा का, ठीक है। जब एनर्जी घटेगी तो तरंग दैर्ध्य बढ़ जाएगी, और जब तरंग दैर्ध्य बढ़ जाएगी तो एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल से फंडा है कि जब वो आने का उनके पास जब वो आई थी तो उनके पास तरंग दैर्ध्य छोटी थी, एनर्जी अच्छी मात्रा में एनर्जी थी। जब उनकी एनर्जी को एब्जॉर्व कर लिया था प्लांट के द्वारा उनकी कुछ एनर्जी को एब्जॉर्व कर लिया गया, तो उनकी एनर्जी कम हो गई। तो जब एनर्जी कम हो जाती है तो मैंने जैसे कि आपको बताया, जब उसकी किसी की एनर्जी कम हो जाती है तो वो क्या कर लेते हैं, उसकी तरंग दैर्ध्य बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा समझिए कि आप ट्रैफिक में फंसे हुए, एक लंबी गाड़ी है, एक छोटी गाड़ी है। तो आपको पता है कि ट्रैफिक में से छोटी वाली तो आराम से निकल जाती है, लेकिन जो बड़ी गाड़ी होती है वो आसानी से नहीं निकल पाती है। तो फॉर एग्जाम्पल यहीं पे सेट कर सकते हो उस एग्जाम्पल को कि छोटी तरंगदैर्घ्य वाली, जिनका आकार छोटे तरंगदैर्घ्य का था, देखिए तरंगदैर्घ्य मतलब इस प्रकार की तरंगों का जो एक सुरंग और गर्त के बीच की जो दूरी होती है उसको हम तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। तो ये छोटे आकार वाली तरंगें थी, वो तो आसानी से निकल गई, ठीक है। जब वो आई थी तो छोटे आकार की तरंगें उनके पास थी, उनकी जो आवृत्ति जो उनकी जो तरंगदैर्घ्य थी छोटी तरंगदैर्घ्य थी। लेकिन जब उनकी एनर्जी कम हो जाती है तो उनकी तरंगदैर्घ्य बढ़ जाती है। जब तरंगदैर्घ्य बढ़ जाती है तो उनका आकार बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से उस कांच के पॉली हाउस से वो कभी बाहर नहीं निकल पाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से उसी रूम एटमॉस्फेयर में क्या करती रहती हैं, इसी एनर्जी को बनाए रखती हैं, ठीक है। सेम टू सेम इसी कंसेप्ट को हमारे वायुमंडल के कंसेप्ट में समझा जाए तो इसी प्रकार के कंसेप्ट को समझ सकते हो आप। जोसेफ फोरियर ने इसकी कल्पना करते हुए बताया कि हमारे वायुमंडल में कुछ इस प्रकार की गैसें हैं, हमारे वायुमंडल में कुछ इस प्रकार की गैसें हैं जो क्या करती हैं, जैसे कुछ इस प्रकार की गैसें CO2 है, ठीक है, CH4 है, जो क्या करती हैं, अवरक्त किरणों को आने का रास्ता तो दे देती हैं, लेकिन वो वापस जाने नहीं देती, उनको वापस नहीं जाने देती हैं। इसी प्रकार से CH4 है, इसमें आने का रास्ता तो है लेकिन वापस जाने का इसमें रास्ता नहीं होता है, ठीक है। तो हमारे वायुमंडल के चारों तरफ से पृथ्वी के चारों तरफ जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती हैं इससे आ तो जाती हैं, वो आसानी से प्रवेश तो कर जाती हैं, लेकिन जब नीचे से रेडिएशन जब वापस जाना होता है वो वापस नहीं जा पाते हैं, ठीक है। इसी वजह से हमारे जो वायुमंडल का जो तापमान है वो बढ़ता रहता है, इसकी वजह से हमारी पृथ्वी के औसत तापमान में लगातार वृद्धि होती है, ठीक है। कुछ कुछ ऐसी घटनाएं और जहाँ पे ये गैस CO2 है, SCH4, इनका अगर उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है तो हमारी पृथ्वी का औसत तापमान में लगातार वृद्धि होती रहती है, ठीक है ना।
कुछ इंपॉर्टेंट कारण हैं, इनकी वजह से ये चीज़ें होती रहती हैं। आइए कुछ और देखने का प्रयास करते हैं। साथियों, सबसे पहले आपको बता दूं कि जब इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जब ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होती है, पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हुई, तो उस पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि की वजह से जो आपके जो ग्लेशियर हैं, जो ग्लेशियर क्या मतलब होता है, जो पर्वत के वो भाग जो बर्फ से ढके हुए हैं, उनको हम ग्लेशियर का संज्ञा देते हैं, ग्लेशियर उनको कहते हैं। तो वे भाग जो बर्फ की मतलब पर्वतों के वो भाग जो बर्फ से ढके हुए हैं, तो वो उनको उनकी वजह से क्या होता है कि जो पृथ्वी के जो औसत तापमान में वृद्धि हुई, अर्थात ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हुआ कि उसके तापमान की वजह से उसको पर्वतों के जो ग्लेशियर हैं वो पिघलने प्रारंभ होते हैं। जब पिघलने प्रारंभ हो जाते हैं तो उससे क्या होता है, पानी जो बर्फ है वो पानी के रूप में स्थानांतरित होगी। इस पानी जो बर्फ का पानी के रूप में स्थानांतरित होने से क्या होगा, समुद्र का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, वाटर लेवल जो इंक्रीज होगा, किसका, सी वाटर लेवल इंक्रीज होगा। इसकी वजह से होगा क्योंकि समुद्र तट के जो किनारों पर जो स्थित जो भूभाग हैं वो डूबने लगेंगे। ठीक है, तो यही हुआ कि समुद्र तट के किनारे भूभाग जब डूबने लगे, तो वहाँ के जो इससे जो पीड़ित लोग थे, ठीक है, वो यूएन गए। यूएन में जाके क्या उन्होंने कहा हुजूर हमारी रक्षा कीजिए कि हमारी प्राण संकट में है। ठीक है, तो यूएन ने क्या किया, यूएन ने इसकी जांच की पड़ताल करने के लिए, क्योंकि आखिरकार किस वजह से समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, इसकी मतलब खोज करने के लिए, इसकी जांच करने के लिए एक पैनल का गठन किया, मतलब एक वैज्ञानिकों का दल गठित किया जिसको हम आईपीसीसी बोलते हैं। ठीक है, वैज्ञानिकों का क्या था, एक दल था जिसको हम आईपीसीसी बोलते हैं। आईपीसीसी 1948 में इसकी स्थापना की जाती है, 1988 में, सॉरी, 1988 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है ना, इंडियन, इसकी जो फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटर गवर्नमेंटल गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी स्थापना जो होती है वो 1988 में इसकी स्थापना की जाती है। उद्देश्य था कि जो समुद्र तल का जो लेवल बढ़ रहा है, आखिरकार किस वजह से समुद्र का लेवल लगातार बढ़ता चला जा रहा है, इसकी जांच करना था। ठीक है, इसकी पुष्टि आपको पता है कि 1992 का जो आपका रियो डी जेनेरो सम्मेलन होता है, ठीक है, उसमें इसकी पुष्टि की जाती है और एक समझौता तैयार किया जाता है, इसका नाम तो UNFCCC, UNFCCC। ठीक है, यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के नाम का एक समझौता तैयार किया जाता है। इस समझौते के तहत विश्व भर के देशों को एक साथ जोड़ने का प्रयत्न किया जाता है कि इसमें जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो लगातार समुद्र का लेवल बढ़ रहा है और बहुत सारी चीज़ें, गतिविधियाँ, अनावश्यक गतिविधियाँ हमारे हमारे समक्ष घटित घटित हो रही हैं। इसमें मुगा की चट्टानों का नष्ट होना, ठीक है, बहुत सारी जीव जंतुओं को नई नई प्रकार की बीमारियों का आना, ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। ठीक है ना, तो ये सारी रीजन थे जिसकी वजह से क्या हुआ, वैश्विक तापन कि हमें ग्लोबल वार्मिंग की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित हुआ और उसके हमने डायरेक्ट समय समय पर हमने क्या किया कि फिर हमने क्या किया, एक समझौता तैयार किया, इसका नाम था UNFCCC। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज नाम का एक जो कि इसको बनाया था कब, 1992 में बनाया जाता है। ठीक है ना, तो आप सुनते हो 1992 में इसकी तैयारी की जाती है और इसकी जो प्रत्येक वर्ष की कुछ बैठकें निर्धारित की जाती हैं। 1995 से लगातार उसकी बैठकें की जा रही हैं। 1995 से 1955 से इसकी लगातार बैठकें की जाती हैं। उन बैठकों का नाम होता है COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से इसकी जो वार्षिक बैठकें प्रतिवर्ष की जा रही हैं। देखो फिलहाल हम क्वेश्चन की बात करें तो आज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, वैश्विक तापन का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले संगठन आईपीसीसी का गठन कब किया गया था, तो जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी स्थापना कब की गई थी, 1988 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, 1988 इज द राइट आंसर। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें। हरित गृह प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जोसेफ फोरियर नाम के जो वैज्ञानिक थे, उस व्यक्ति ने क्या किया था, हरित गृह प्रभाव की खोज की थी। ठीक है ना, हरित गृह प्रभाव की खोज जोसेफ फोरियर नाम के वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, उन्होंने कांच के पॉलीहाउस में सबसे पहले बताया कि मैंने किस प्रकार से उष्ण कटिबंधीय पौधों को जाकर शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में
स्थापित करने का प्रयास किया था, और फिर उसने जो सूर्य की ऊष्मा को क्या किया था, एक ग्लास चैम्बर में रखने का प्रयास किया, जिससे कि उसको एनर्जी बरकरार रूप से मिलती रहे। यही कॉन्सेप्ट हमारे वायुमंडल के कॉन्सेप्ट में समझाने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि कुछ हमारी वायुमंडल कुछ इस प्रकार की गैसें हैं जो क्या करती है, सूर्य की जो अवरक्त किरणें हैं उनको आने तो देती हैं, लेकिन वापस वापस नहीं जाने देती, जिसकी वजह से क्या होता है, पृथ्वी की औसत तापमान में लगातार क्या होती है, वृद्धि होती रहती है। इसकी लगातार जिसे हम क्या बोलते हैं, वैश्विक तापमान या ग्लोबल वार्मिंग की घटना बोलते हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हरितगृह प्रभाव का प्रमुख कारण क्या है। हरितगृह गैसों की मात्रा बढ़ने के कारण अवरक्त किरणों का अत्यधिक मात्रा में वायुमंडल द्वारा अवशोषण है। ठीक है। जो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन है, हरितगृह गैसों की मात्रा बढ़ने के कारण अल्ट्रावायलेट किरणों का अत्यधिक मात्रा में वायुमंडल द्वारा अवशोषण है। हरितगृह गैसों की मात्रा बढ़ने के कारण एक्स किरणों का अत्यधिक मात्रा अवशोषण है। नहीं, ये भी नहीं है। हरितगृह गैसों की मात्रा बढ़ने के कारण एक्स किरणों का अत्यधिक मात्रा वायुमंडल द्वारा अवशोषण है। तो आपको पता है आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है साथियों, जैसे कि आपको पता है कि मैंने बताया कि अवरक्त किरणें क्या होती है, ऊष्मीय प्रकार की किरणें होती हैं। ठीक, ऊष्मीय किरणें होती हैं जिनकी एनर्जी काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है। तो ये अवरक्त किरणों को अवशोषण करने के कारण क्या होती है, इन्हें ऊष्मीय किरणें बोलते हैं, अवरक्त किरणों। तो ऊष्मा जो होती है इन किरणों में अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है, और ये पृथ्वी के वायुमंडल में जब जाती हैं तो ये कुछ विभिन्न प्रकार की जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, उन ग्रीन हाउस गैसेस के कारण क्या होते हैं, उसी एक चैम्बर में बंदी की बंदी रह जाती है, जिसकी वजह से उसका तापमान बढ़ाते रहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके कारण पृथ्वी का सर्वाधिक हरितगृह प्रभाव पैदा होता है। साथियों, यहाँ किसी गैसेस का नाम नहीं लिया गया है, मैं आपको क्लियर कर दूं। इस यहाँ से आपके तीन प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि सर्वाधिक हरितगृह प्रभाव किसके द्वारा जनरेट होता है, वो कौन सी गैस है जिसके द्वारा सर्वाधिक गैस का नाम बोले तो अलग क्वेश्चन बनेगा, और जब आपसे बोले कि कौन सी गैस में सर्वाधिक ग्लोबल वार्मिंग फैलाने की क्षमता क्षमता फैलाने की सबसे ज्यादा सर्वाधिक क्षमता होती है। ठीक है ना। तो उस क्वेश्चन का आंसर अलग हो जाएगा। फिलहाल की इस बात क्वेश्चन की बात करें कि इसके द्वारा पृथ्वी पर सर्वाधिक हरितगृह प्रभाव पैदा होता है, तो आपको उसका आंसर हो जाएगा जल वाष्प। ठीक है। आपको जैसे कि आपने देखा होगा कि जब कभी भी बादलों का मौसम होता है, ठीक है ना, जब कभी भी बादलों का मौसम होता है तो आपने देखा होगा बादलों के मौसम में बहुत हमें गर्मी महसूस होती है। तो क्यों महसूस होती है, जल वाष्प के कारण। तो जल वाष्प भी वही क्रिया करता है कि वो आने का काम तो करता है, लेकिन जाने का काम नहीं करता है। ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल वाष्प है। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन की देखने बात करें, अगर आपसे यहाँ पे पूछा है गैस कौन सी होगी, मतलब जिसके कारण पृथ्वी पर सर्वाधिक हरितगृह प्राप्त हो, वो गैस कौन सी होगी, तो वो होगी आपकी CO2। गैस का नाम पूछा है तो CO2 है। ठीक है। और यदि वो गैस पूछी जाए जिसके कारण सर्वाधिक ग्लोबल वार्मिंग फैलाने की क्षमता इसके अंदर सबसे सर्वाधिक होती है, तो आपका आंसर होगा CH4, मतलब मैथेन होगा आपका। ठीक है ना। तो इसके आगे हम बात करें कि कौन सी गैस ग्लोबल वैश्विक तापमान जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार है। यहाँ पे आपको दिख रहा है गैस शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया गया है, तो इसके लिए आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2। इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानी जाएगी, इसके लिए वैश्विक तापमान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो किस गैस में अवरक्त किरणों को रोकने की सर्वाधिक क्षमता देखने को मिलती है। तो मैंने आपको बताया कि सर्वाधिक क्षमता जिस गैस के अंदर होती है वो होती है CH4 अर्थात मैथेन के अंदर होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है मीथेन इज द राइट आंसर। ठीक है ना। आगे हम देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में वैश्विक तापमान के क्या कारण हैं। ठीक है। कौन कौन से कारण जो है जो वैश्विक तापमान अर्थात ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। तो सबसे पहले की बात करें कि औद्योगिकरण तथा नगरीकरण, मतलब जैसे जैसे आपको पता है कि व्यक्ति औद्योगिकरण का होगा, वहां से क्या होगा, विभिन्न प्रकार की कंजप्शन होगा, और कंजम्पशन के कारण क्या होगा, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा, सल्फर का प्रोडक्शन होगा। ठीक है। साथ साथ नगरीकरण के साथ साथ नगरी जैसे जैसे व्यक्ति नगरीकरण की तरफ आता है तो उसको वही उसके उसके जो रहन सहन के तरीके की वजह से क्या होता है, वो कार्बन और कुछ ऐसे पदार्थों का एमिशन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग फैलती है। ठीक है। तो ये आपका पहला जी कारण भी है। ठीक है, ये भी सही है। धान की खेती का विस्तार। धान की खेती, आपको पता है कि धान की खेती में क्या होता है कि मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। तो मीथेन गैस की वजह से क्या होता है कि मीथेन जो भी मीथेन क्या है, एक सर्वाधिक क्षमता वाली क्या है, एक गैस है जो कि सर्वाधिक क्षमता रखती है ग्लोबल वार्मिंग फैलाने के लिए। ठीक है ना। अत्यधिक पशुपालन,
ये भी एक सबसे बड़ा कारण है। क्यों इसका क्यों कारण है? तो आपको पता है कि पशु क्या होता है कि रूमिनेंट एनिमल होते हैं, मतलब जुगाली करने वाले पशु होते हैं। जैसे आपको पता है वो जब वो सामान्य भाषा में उसे रॉथ बोलते हैं, रॉथ के समय वो सफेद सफेद झाग निकालते हैं, उससे क्या होता है मीथेन जनरेट होती है, ठीक है ना। तो जुगाली करने वाले पशुओं की अत्यधिकता की वजह से भी क्या होता है, वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है, ये भी ठीक है। परमाफ्रॉस्ट का यहाँ उगलना नहीं पिघलना है, सॉरी यार, तो पिघलना का लेना, पिघलना लिखा हुआ है ये, ठीक है, पिघलना, ठीक है। तो परमाफ्रॉस्ट का पिघलना, परमाफ्रॉस्ट क्या होते हैं? तो परमाफ्रॉस्ट जो होते हैं आपके, मतलब जब होता है कि ये लो जो उच्च अक्षांश की तरफ जाएंगे तो हम उच्च अक्षांश की तरफ देखते हैं, उच्च अक्षांशों की तरफ जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है वो बर्फ के रूप में जम चुकी है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है, उनकी पिघलने की वजह से क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकलने लगती है। मतलब जो कभी भी बहुत समय पहले क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन के कुछ अणु थे वो शुष्क CO2 के रूप में, शुष्क CO2 के रूप में जमीन के रूप दबी हुई है। ग्लोबल वार्मिंग की घटना के कारण क्या हो रहा है कि वो पिघल रही है, और पिघलने के कारण जो कार्बन जो है शुष्क कार्बन के रूप में पहले से स्टोर है, वो स्टोर कार्बन कार्बन क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि और बड़ी मात्रा में क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की घटना सामने देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये सारे कार्ड इसके लिए जिम्मेदार हैं, इसमें उपरोक्त सभी कार्ड के लिए इसका आंसर होगा, उपरोक्त सभी कार्ड के लिए जिम्मेदार माने जा सकते हैं। अब देखते हैं कि कौन COP क्या है। तो मैंने आपको बताया UNFFC, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1992 में जो रियो डी जेनेरो सम्मेलन होता है, ठीक है, IPCC के अधीन एक समझौता होता है, UNFCC, ठीक है, की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कॉन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कॉन्वेक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है ना। तो उसी जो UNFFC की जो बैठकें हैं, जो वार्षिक बैठकों का एक वार्षिक बैठक है 1995 से इसकी 1995 से इसकी वार्षिक बैठकें आयोजित की जा रही हैं, 1995 से इसकी वार्षिक बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, 1995 से, ठीक है, वार्षिक बैठकें, वार्षिक बैठकों का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। इन वार्षिक बैठकों को ही क्या बोलते हैं हम लोग, एक मिनट साथियों, हाँ। तो 1995 से जो हमारी जो वार्षिक बैठकें हैं, मतलब UNFFC की जो वार्षिक बैठकें हैं, वार्षिक बैठकें, ठीक है, इन्हीं को हम नाम देते हैं कॉप का, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कॉप का नाम देते हैं। COP, कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का हम इसको नाम देते हैं। UNFFC की जो वार्षिक बैठकें हैं, ठीक है, 1992 में रियो डी जेनेरो में शिखर सम्मेलन में क्या होता है कि UNFFC एक समझौता पास किया था, इसमें विश्व के जो विभिन्न देश हैं वो समझौता करते हैं, आपस में सहमति दर्ज कराते हैं, 192 लगभग सदस्य इसमें सम्मिलित होते हैं, ठीक है। और UNFFC में एक समझौता तैयार होता है और यही क्या करता है, 1995 से अपनी एक वार्षिक बैठकें करता है। इस यही 1995 की जो वार्षिक बैठकें हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कॉप बोलते हैं। UNFFC की जो वार्षिक बैठकों को जो आयोजन, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉप बोलते हैं। 1995 की पहली बैठक होती है कहाँ पे, बर्लिन में होती है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में इसकी पहली बैठक का आयोजन किया जाता है वहाँ पे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कॉप क्या है, तो IPCC की वार्षिक बैठकें नहीं, UNFCC की वार्षिक बैठकें हैं। क्या है ये, UNFCC की वार्षिक बैठक है कॉप, क्या है, UNFFC की वार्षिक बैठक है, ठीक है। अब आते हैं क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर। तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे, आपको जैसे कि आपको बताया, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जो है ये ग्लोबल वार्मिंग को लेकर है। किसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, मतलब वैश्विक तापमान को लेकर ये किया गया है। ये कब हुआ था, तो कॉप, जैसे कि आपको बताया, ये 1997 में हुआ था, 1997 में हुआ था कॉप, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जो क्योटो शहर में हुआ था। तो क्योटो शहर पड़ता कहाँ है, तो जापान में क्योटो शहर पड़ता है, जापान में। इस जापान शहर में ही जापान के क्योटो शहर में इसका आयोजन किया गया, ठीक है ना। तो ये कॉप की आपकी थर्ड बैठक थी,
पहली 95 में, दूसरी 96 में, तीसरी में, अब तो कॉप थ्री थी। कॉप थ्री थी, क्या थी? कॉप थ्री। एक महत्वपूर्ण वो थी 1997 में होती क्योटो प्रोटोकॉल। ये एक महत्वपूर्ण एक कॉन्फ्रेंस थी, एक सम्मेलन था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सीओपी को कॉप थर्ड था ये, ठीक है, जो कि 1997 में होता है। इसमें ग्लोबल वार्मिंग को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की जाती है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैसों के बारे में चर्चा की जाती है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या, तो ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदार गैसें जो हैं उनको, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैसेस, ठीक है, के लिए जिम्मेदार गैसों के बारे में चर्चा की जाती है। जिम्मेदार गैसों के बारे में यहाँ पे चर्चा की जाती है, ठीक है ना। तो इस कंसेप्ट में यहाँ पे आप ठीक है, और साथ साथ जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो जिम्मेदार है, उनको कटौती करने की बात करती है, कटौती करने की बात की जाती है इसमें। और 1990 के स्तर पर लाने के लिए, 1990 के स्तर पर लाने के लिए 5.2% की कटौती की यहाँ पे बात की जाती है इस सम्मेलन में, ठीक है ना। तो एक महत्वपूर्ण सम्मेलन था ये, क्योटो प्रोटोकॉल, जापान का क्योटो शहर, कॉप थ्री ये सम्मेलन था। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मतलब यूएन ट्रिपल एफ की जो वार्षिक बैठक का तीसरा सम्मेलन था, ठीक है, जो कि जापान के क्योटो शहर में हुआ था। जापान के क्योटो शहर में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, तो भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल को कब अपनाया था? तो क्योटो प्रोटोकॉल को भारत ने कब अपनाया था? क्योटो प्रोटोकॉल को भारत ने अपनाया था 2002 में, ठीक है। भारत ने इसको स्वीकार किया था 2002 में, इसको भी स्वीकार कर लिया था ग्लोबल वार्मिंग के कंसेप्ट को लेकर। उन्होंने कहा कि हम भारत में, और साथ साथ ये भी किया कि 2050 2070 तक हम क्या करेंगे, कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य हासिल कर लेंगे। कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य, तो जीरो कार्बन, कार्बन न्यूट्रल कह सकते हैं, जब जीरो कार्बन का लक्ष्य हासिल करने का भारत ने, जो भारत के जो प्रधानमंत्री माननीय जो भारत के जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने इसमें कहा कि हम 2070 तक क्या होते हैं, कार्बन न्यूट्रल या जीरो कार्बन का हम लक्ष्य यहाँ पे निर्धारित करेंगे। जीरो कार्बन, सॉरी भाई, मिस्टेक क्यों, उन्होंने, हाँ, सम्मेलन में उन्होंने ये बात नहीं कही, वो आपको कॉप 27 में जाकर ये वाली बात कही है कि हम जीरो सेवन का लक्ष्य, जीरो उसका लक्ष्य रखेंगे। फिलहाल की बात करें तो उसमें जो भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया था, तो क्योटो प्रोटोकॉल अपनाया था 2002 में, इसको अपनाया था, ठीक है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं कि कार्बन क्रेडिट प्रणाली का प्रावधान किस प्रोटोकॉल में दिया गया था? हाँ, इस प्रणाली के अंतर्गत क्या था, 1990 जो क्योटो प्रोटोकॉल था, इस जो 1997 का जो क्योटो प्रोटोकॉल है, इस क्योटो प्रोटोकॉल में ही कार्बन क्रेडिट की संकल्पना प्रस्तुत हुई थी। क्योटो प्रोटोकॉल में क्या हुआ था, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना, कार्बन जो है ना, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना प्रारंभ हुई थी, ठीक है। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना, ये कार्बन क्रेडिट क्या होता है, क्योंकि कुछ जो विकासशील देश हैं वो अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जित करते हैं, तो अपनी ऊर्जा का क्या करते हैं, खरीद फरोख्त कर लेते हैं वो। जैसे वो किसी, मान के चलो ए जो कंट्री है वो विकसित कंट्री है, और बी कंट्री जो है विकासशील कंट्री है, ठीक है, विकासशील कंट्री है। और कंट्री जो ए है, वो कंट्री जो बी है, इसकी जो निर्धारित इसको जो भी निर्धारित जो मात्रा दी गई है कि आपको इतना उत्सर्जन करना है, उतना भी उत्सर्जन नहीं कर पाता, ठीक है। उतना भी उत्सर्जन, जैसे मान के चलो 35 टन कार्बन उत्सर्जन करने की बात कर रखी होती, और इसको, इसके फिक्स है, विकसित देशों के लिए थोड़ा सा कम रखा गया है, तो इसको 30 टन विकसित करने की इसके लिए बात कर रखी है। तो ये क्या कर सकता है, अब इसको उत्सर्जित करना है, ये चाहे तो 35 टन हो सकता है, लेकिन इससे क्या करते हैं, क्रेडिट कर लेगा, इसे उधार ले लेगा 5, और ये कर रहा है, मान के चलो 30 ही कर पा रहा है, ये कर पा रहा है 30 कर पा रहा है, तो 5 टन का यहाँ से उधार ले सकता है, क्रेडिट कर सकता है, यहाँ से वो खरीद फरोख्त कर सकता है, उसका पैसा वो उसके लिए दे सकता है, प्रोवाइड करा सकता है। तो इस प्रकार से जो प्रणाली है वो कार्बन क्रेडिट कहलाते हैं। और आगे के हम देखें तो इस प्रकार के जो कार्बन क्रेडिट की प्रणाली है वो क्योटो प्रोटोकॉल में ही निकल के आती है। तो इसका राइट का जो, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल में हरित गृह प्रभाव को रोकने के कौन कौन से उपाय स्वीकार किए गए थे? इसमें बहुत सारे उपाय दिए गए थे, इसमें से पहला उपाय संयुक्त क्रियान्वयन था, ठीक है, संयुक्त क्रियान्वयन, ये भी ठीक है। स्वच्छ विकास उपाय भी था, अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार, ये सभी उपाय उसके लिए संबंधित हैं क्योटो प्रोटोकॉल के, ठीक है ना, इससे सभी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अब आते हैं ओजोन परत के ऊपर।
ठीक है साथियों, सबसे पहले हम ओजोन की बात करें तो ओजोन परत पाई कहाँ जाती है। तो हमारे देखो जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो पहला मंडल है क्षोभ मंडल, ये आपका पता है ट्रोपोस्फियर पड़ता है। ये आपका स्ट्रेटोस्फियर मतलब समताप मंडल पड़ता है। इसके ऊपर पड़ता है आपका मेसोस्फियर, ठीक है, इसके ऊपर आइनोस्फियर, तरह से आपका एक्सोस्फियर पड़ता है। ठीक है, जो इसी समताप मंडल में जो स्ट्रेटोस्फियर में क्या पाता है, ओजोन परत का निर्माण होता है। ठीक है, ओजोन परत यहीं पे मिलती है, आपकी ओजोन परत मिलती है, ओजोन परत मिलती है। ठीक है ना, इसी समताप मंडल में क्या मिलती है, ओजोन परत हमें देखने को मिलती है, ओजोन परत इसी मंडल में मिलती है ओजोन परत। अब देखो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है। तो ओजोन परत के बारे में बात करें तो ओजोन परत हमारी बेसिकली पाई तो जो आपकी जो जाती है 10 से 30 किलोमीटर की एरिया में पाई जाती है। 10 से 50 किलोमीटर का जो एरिया है, 10 से 50 किलोमीटर का जो एरिया है वहाँ तक इसकी मतलब ओजोन हमें देखने को मिल जाती है समताप मंडल में। 10 से 50 किलोमीटर का एरिया है वो आपकी ओजोन की मात्रा यहाँ पे देखने को मिल जाती है। लेकिन इसका सबसे सर्वाधिक जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है, इसका जो सर्वाधिक कंसंट्रेशन जो इसका संकेंद्रीकरण रहता है, कंसंट्रेशन इसका यहाँ रहता है, तो संकेंद्रीकरण यहाँ पे देखने को मिलता है वो एरिया है हमारे पास। ठीक है, वो है 15 से 35 किलोमीटर का एरिया। इस वाले रीजन में इसे सर्वाधिक मात्रा बड़ी मात्रा में पाई जाती है, इसी को हम बोलते हैं ओजोन लेयर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी सघन मात्रा में यहाँ पे पाई जाती है। बनती कैसे है तो आपको बता दूं यहाँ पे जैसे कि ये बनती कैसे तो एक बार आपको बता देता हूँ। ये इस प्रकार से ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है। हमारी वायुमंडल में ऑक्सीजन के अणु पाए जाते हैं। ठीक है, O2 इस प्रकार के अणु यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ऊपर से सूर्य की प्रकाश जगह सूर्य की किरणों में से क्या आती है, यूवी रेज आती हैं, यूवी रेज, यूवी यूवी ए में भी अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी टाइप की अल्ट्रा परावर्णीय किरणें होती हैं। तो उच्च आवर्ती किरणें यूवी ए होती हैं। ठीक है, यूवी ए वाली जो किरणें हैं, यूवी किरणें जो आती हैं वो ऑक्सीजन के अणु पर गिरती हैं। जैसे ऑक्सीजन के अणु पर गिरती हैं ये ऑक्सीजन के अणु को तोड़ देती हैं। ठीक है, फिर जो 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 ऑक्सीजन का अणु जो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, वो क्या करता है इसके साथ में सहसंयोजक बॉन्ड बना के क्या करता है, O3 का निर्माण कर देता है। इसी प्रकार से इस पे अगर टूट के गिरेगा तो ये भी आपका O और O हो जाएगा। फिर इसके साथ ये सहसंयोजक बंध बना लेगा तो ये भी आपको O3 हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत सारे ओजोन के अणु लाखों करोड़ों की संख्या में बनते रहते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ओजोन की क्या वजह, एक बड़ी मात्रा में एक संख्या की पट्टी बन जाती है, इसको हम ओजोन परत बोलते हैं। ठीक है ना, क्या हो गया, ये तो आपके हो ओजोन परत। ठीक है, अब ओजोन परत का क्षरण किस वजह से हो रहा है। तो हमारी ओजोन परत में क्षरण जो होता है, कुछ मुक्त मूलक पदार्थ होते हैं जैसे Cl है, Br है। ठीक है, जो जो फ्री रेडिकल सब्सटेंस होते हैं इनकी वजह से क्या होता है, हमारे ओजोन का क्षरण हो रहा है। ठीक है, वो क्यों रहा है, तो हमारे घरेलू कुछ चीज़ें हैं जैसे कि AC है, फ्रिज है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर, सॉरी फ्रिज, रेफ्रिजरेटर है। ठीक है, कुछ स्प्रे वगैरह होती हैं, इनसे कुछ एक विशेष प्रकार की गैस यहाँ से रिलीज होती है, तो उसके गैस का नाम है CFC, मतलब कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। बेसिकली CFC करती क्या है कि सामान्य तापमान में जब निकलती है तो उसका हमारे इन्वायरमेंट में सामान्यतः इसका विघटन नहीं होता है। लेकिन जब ये ऊपर समताप मंडल में पहुंचती है तो समताप मंडल में ये क्या होती है, टूटने लगती है। और यूवी किरणों के कारण, जैसे इस पे यूवी किरणें पड़ती हैं, इस यूवी किरणों के कारण क्या होता है, यहाँ से Cl निकलने लगता है। क्या निकलता है, क्लोरीन मुक्त हो जाती है यहाँ से। Cl मतलब क्लोरीन यहाँ से मुक्त होती है। जो क्लोरीन मुक्त होती है, जो क्लोरीन मुक्त क्लोरीन है क्या करती है, इस ऑक्सीजन के साथ अणु के साथ क्या कर देती है, एक बॉन्ड बना लेती है। वो क्या बना देती है, ये मोनोक्लोराइड ClO को निर्माण कर लेती है, इसे हम मोनोक्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, मोनोक्लोराइड का निर्माण कर लेती है। इसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन की संख्या में कमी आ जाती है और निरंतर क्या होता है, इस प्रकार से हजारों लाखों की संख्या में अणु, जो अणु ऑक्सीजन का अणु, जो ऑक्सीजन का अणु O2 से मिलने वाला था, जो O3 का निर्माण करने वाला था, वो ऑक्सीजन का अणु किससे मिल गया, Cl से मिल गया। इस प्रकार से आपको पता है कि O3 मतलब ओजोन की एक अणु की संख्या में कमी आई यहाँ पे। ठीक है, ऐसी प्रक्रिया हजारों करोड़ों की मात्रा में बनती रहती है, बिगड़ती रहती है। इस प्रकार से क्या होता है, ओजोन के अणुओं की संख्या में क्या होती है, कमी आ जाने लगती है। ठीक है, जैसे को हम क्या बोलते हैं, ओजोन होल बोलते हैं। सामान्यतः अगर बात करें तो सामान्यतः हमारे जो मतलब जो ओजोन परत को नापते किस में हम बात करें तो ओजोन परत को किस में मेजर किया जाता है, तो ओजोन परत को फर्स्टली मेजर किया जाता है डॉप्सन में। ठीक है ना,
एक मिनट भाई, चलो यहीं पे समझाता हूँ। पहले पे इस क्वेश्चन का आंसर समझ लीजिए। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि ओजोन परत पृथ्वी के किस मंडल में उपस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा समताप मंडल में। ठीक है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमारी जो पृथ्वी ओजोन परत कहाँ पे, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है उसको देखते हैं कि समताप मंडल में ओजोन का निर्माण किस प्रकार होता है। तो आपको बता दिया जैसे कि किस प्रकार से बनता है, तो ओजोन ओजोन किरणों का जो ओजोन का जो निर्माण होता है वो परावैंगिक किरणों के माध्यम से होता है। ऑक्सीजन के अणु क्या करता है, ऑक्सीजन का अणु इस पर गिरता है, उसके से क्या होता है दोस्तों, टूट जाता है, फिर दूसरे प्रकार के दूसरे O2 के अणु से क्या करती है, क्रिया कर लेके O3 का निर्माण कर लेता है। ठीक है, इस प्रकार से ओजोन के अणुओं का निर्माण होता है। एक बड़ी साइकिल, एक बड़ी कंसेप्ट में ये क्रियाएं चलती हैं, इसकी वजह से क्या होता है, O3 का निर्माण होता है। ठीक है ना, एक ओजोन परत का निर्माण होता है। आगे हम देखें, थोड़ा सा और समझें। तो ओजोन के बारे में बात करें तो ओजोन को हम मापते किसमें, तो ओजोन की देखो सबसे पहले ओजोन परत की खोज की बात करें, ओजोन परत की बात करें, ओजोन परत, ओजोन परत की जो खोज की थी वो की थी आपकी चार्ल्स फैब्री तथा हेनरी बुसान नाम के वैज्ञानिक ने की थी। दो फ्रांस के दो वैज्ञानिक थे, फ्रांस के दो वैज्ञानिक थे, चार्ल्स फैब्रे, ठीक है, चार्ल्स फैब्रे, ठीक है, चार्ल्स फैब्रे और हेनरी बुशान। ठीक है, इन दोनों जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक के द्वारा ओजोन परत की खोज की जाती है, और इसकी जो एनालिटिक स्टडी की जाती है, मतलब इसका जो विश्लेषणात्मक जो ज्ञान, जो एनालिटिकल स्टडी है, जो विश्लेषणात्मक ज्ञान है, वो एनालिटिकल स्टडी की बोल सकते हैं। इसकी स्टडी एनालिटिकल स्टडी की थी, मतलब उससे तोड़ फोड़ कर उसका जो अध्ययन किया था वो किया था फॉरमैन नाम के वैज्ञानिक ने, नहीं सॉरी, डॉप्सन ने, डॉप्सन नाम के विज्ञान ने किया था। ठीक है, ठीक है, इसलिए इसको जो नापा जाता है वो डॉप्सन यूनिट में इसको नापा जाता है। इसको मेजरमेंट इसको किस में नापा जाता है, ओजोन परत को जो मापा जाता है ओजोन, ठीक है, ओजोन को जो मेजरमेंट किया जाता है वो किस में किया जाता है, ओजोन को डॉप्सन यूनिट में मापा जाता है, डॉप्सन यूनिट में मापा जाता है, डॉप्सन इकाई में इसको मापा जाता है। और एक डॉप्सन यूनिट जो होती है बराबर होती है 0.001 mm के बराबर होती है। ठीक है, 0.01 mm के बराबर होती है वन डॉप्सन यूनिट। ठीक है ना, अब सामान्यतः हम देख सकते हैं कि ओजोन की जो सामान्यतः जो मोटाई होती है वो लगभग 300 डॉप्सन होती है, 300 डॉप्सन यूनिट होती है। लेकिन यदि डॉप्सन जो ओजोन परत की मोटाई 220 डॉप्सन से कम होने लगती है तो इसे हम बोलते हैं ओजोन होल। से कम अगर होने लगती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, ओजोन होल बोलते हैं, मतलब ओजोन छिद्र कहते हैं, या ओजोन होल के नाम से इसको जानते हैं जब 220 से कम होने लगती है तब। ठीक है, 220 डॉप्सन से कम होने लगती है तो इसे हम ओजोन होल कहते हैं, या ओजोन छिद्र के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है ना, तो हम देखते हैं कि ओजोन परत की माप किस इकाई के द्वारा की जाती है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया डॉप्सन स्केल पर इसकी माप की जाती है। ठीक है ना, और वन डॉप्सन इज इक्वल टू होता कितना है, तो वन डॉप्सन इज इक्वल टू होता है 0.01 mm। ठीक है, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं 300 mm, 300 डॉप्सन यूनिट का मतलब है कि 3 mm मिलीमीटर की परत से हम पूरी पृथ्वी को ढक सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि ओजोन परत की चौड़ाई कितनी डॉप्सन से कम होने पर उसे ओजोन छिद्र कहा जाता है। तो मैंने आप जैसे कि अभी आपको बताया जस्ट कि कितने से कम होने पर 220 डॉप्सन से कम होने पर हम क्या कहते हैं, 220 होने से हम उसे 220 डॉप्सन से कम होने पर हम ओजोन होल की संख्या देते हैं। 300 होने पर सामान्य मतलब जो औसत होता है वो 300 डॉप्सन होता है, हालांकि 400 डॉप्सन भी होता है। ठीक है, लेकिन एक औसतन अगर हम देखें कम और मिनिमम के बीच में अगर रेंज को देखें तो 300 डॉप्सन हमारे क्या होता है, एक औसत हमारी जो उसकी जो मोटाई होती है ओजोन परत की 300 डॉप्सन होती है। ठीक है, लेकिन अगर 220 से अगर वो कम होने लगती है तो हम ओजोन होल बोलते हैं, क्योंकि अंटार्कटिका के ऊपर हमने देखा था फॉरमैन नामक वैज्ञानिक ने इसको खोजा था अंटार्कटिका के ऊपर, फॉरमैन नामक वैज्ञानिक ने इसको खोजा था अंटार्कटिका के ऊपर। हमने कहा था कि अंटार्कटिका के ऊपर होल हो गया है, तो हमने फॉरमैन नामक वैज्ञानिक ने इसको खोजा था कि अंटार्कटिका के ऊपर क्या हुआ था, फॉरमैन ब्रिटिश वैज्ञानिक का दल था, फॉरमैन ने खोजा था कि अंटार्कटिका के ऊपर क्या हो गया, होल हो गया है।
अंटार्कटिका के ऊपर छिद्र हो गया है, कि ओजोन ओजोन छिद्र हो गया है, इसके बारे में बताया था किसने? फॉर्मन नाम के वैज्ञानिक ने। तो आगे चलते हैं। ओजोन परत का क्षरण मुख्यतः किस गैस के कारण हो रहा है? तो जैसे कि आपको मुख्य रूप से मैंने जो गैस बताई क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसकी मुख्य तदाई गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हालांकि अन्य जो फ्रियोन समूह की जो गैस है, जिससे हम फ्रियोन समूह की गैसें बोलते हैं, फ्रियोन समूह की, तो अन्य गैसें इसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो जिम्मेदार होती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सामान्य तो बता दिया मैंने कि सामान्यतः हमारे मतलब स्थल पे इसका विघटन नहीं होता है, लेकिन जब जब ये समताप मंडल में जाती है तो समताप मंडल में पराबैंगनी किरणों से टकराकर क्या होता है, इसका विघटन हो जाता है। और जब जब विघटन इसका होता है तो यहाँ से Cl मतलब क्लोरीन यहाँ से निकलती है, और क्लोरीन जाके किसके मिल जाती है? ऑक्सीजन के अणु से मिल जाती है, जो कि ऑक्सीजन का अणु ऑक्सीजन से जो कि ऑक्सीजन का एक अणु, ऑक्सीजन के दो अणु जो O2 से मिलने वाला होता है, उसके क्या होता है, उसकी मिलकर O3 का निर्माण करने वाला, उसकी संख्या में निरंतर कमी होती रहती है। इससे क्या होता है? ओजोन, जिसे हम ओजोन ह्रास बोलते हैं, ठीक है ना। इसकी ओजोन, जिससे क्या होता है, ओजोन छिद्र में ओजोन छिद्र की उत्पत्ति होती है, मतलब 220 ऑप्शन से उसकी कम मोटाई वाला एरिया में प्राप्त होता है। अब देखते हैं ओजोन परत की क्षरण को रोकने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस समय प्रभाव में है। तो आपको बताया कि ओजोन परत को क्षरण से रोकने के लिए हमने देखा था, इसके लिए एक प्रोटोकॉल होता है। कनाडा का एक शहर है, इसका नाम है मॉन्ट्रियल। 1987 में कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में एक प्रोटोकॉल होता है, मॉन्ट्रियल में। और कब होता है? तो 16 सितंबर को होता है, 16 सितंबर को होता है, 16 सितंबर को होता है 1987 को। ये प्रोटोकॉल होता है 1987 को, ठीक है। इसमें क्या होता है? ओजोन परत को क्षरण के जो जिम्मेदार कारक है उनको बताया गया कि किन वजहों से उसके प्रतिबंध, जो ओजोन परत से जो जो पदार्थ ऐसे हैं, कुछ सब्सटेंस जो ओजोन डिके सब्सटेंस ओडीएस पदार्थों को लेकर, ओजोन डिके सब्सटेंस, ओडीएस सब्सटेंस का मतलब ओजोन डिके सब्सटेंट है, मतलब जो ओजोन परत का जो क्षरण करने वाले पदार्थ है उनको बैन करने की बात यहाँ पे की जाती है, बैन करने की बात यहाँ पे की जाती है, ठीक है। ओजोन डिके सब्सटेंस मतलब जो ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थ हैं उनके बारे में की जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, जो कि 1987 में होता है। कहाँ पे? कनाडा का शहर है मॉन्ट्रियल, जो कि 16 सितंबर को हुआ था, ठीक है, 16 सितंबर को हुआ था, ठीक है। अब 16 सितंबर को हुआ था, जब मैंने आपको बताया था कि 1995 में जब UN SSC की जो पहली बैठक हुई थी बर्लिन में, ठीक है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में, जिसकी UN SSC की कॉप फर्स्ट मीटिंग हुई, कॉप फर्स्ट हुई, तो हंसी पे वहाँ पे डिसाइड किया गया इसी को हम क्या करेंगे। 1995 में डिसाइड किया गया कि 16 सितंबर क्या बनाएंगे हम? ओजोन दिवस के रूप में बनाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है इसको। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब से मनाया जाता है? 1995 से बनाएंगे, ठीक है, 1995 से बनाएंगे। हालांकि ये सेशन हुआ था 16 सितंबर 1987 को, ये मतलब इसकी मॉन्टे प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया था। लेकिन 1995 से इसकी क्या करते हैं, 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस के रूप में मनाते चले जाएं। क्यों मनाते चले जाएं? ताकि हम जो ओजोन परत के प्रति क्या हो, जागरूक हो सकें, उसको समझ सकें कि कितना महत्वपूर्ण है ओजोन हमारे लिए। तो इन सभी कारणों की जागरूकता फैलाने के लिए हमने 16 सितंबर से 1995 से तिथि को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं कि किस दिन अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि सिंपल 16 सितंबर को क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में इसको हम मनाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत ने किस वर्ष मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। तो भारत ने देखो 1987 में ये प्रोटोकॉल हुआ था, 1992 में भी इस प्रोटोकॉल का सदस्य बन चुका था भारत। 1997 में ही भारत ने इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर दिए थे, इसको प्रोटोकॉल को अपना लिया था, ठीक है। अगले नेक्स्ट देखते हैं कि COP27 बेसिकली महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही। COP27 का आयोजन कहाँ होता है, कहाँ हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको COP26 कहाँ हुआ था, COP26 के बारे में बात करें तो COP26 का जो आयोजन हुआ है हुआ था जो आपका स्विट्जरलैंड, स्कॉटलैंड की ग्लासगो में, है ना, ग्लासगो, ग्लासगो स्विट्जरलैंड, सॉरी स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड, ठीक है। जो आपके यूके का एक पार्ट है, यूके देख रहे बेसिकली यूके में क्या है,
ठीक है, ये आपको इधर देखो इंग्लैंड है, अगर मैप में आप देखोगे तो इधर से इंग्लैंड पड़ेगा देखने को मिलेगा, और यहाँ आपको वेल्स देखने को मिलेगा। वेल्स के ऊपर ये आपको दिख रहेगा, ये आपका स्कॉटलैंड देश है। ठीक है, अगर मैप में अगर फ्रांस के ऊपर यहाँ पे देखो फ्रांस है कंट्री के, देखो यूरोपीय कंट्री में देखो तो यहाँ फ्रांस है, तो फ्रांस के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल के जस्ट ऊपर सागर में देखोगे तो आपको यहाँ पे एक द्वीपीय देश देखने को मिलेगा, इसके ऊपर एक और द्वीप है जिसे नॉर्थ आयरलैंड बोलते हैं, नॉर्थ आयरलैंड, और जो आपका जो केवल आयरलैंड है। इस प्रकार से यहाँ पे एक द्वीप बना हुआ है, द्वीपीय देश है। तो यहाँ पे आपको देख रहे हो तो यहाँ पे पड़ता है आपका स्कॉटलैंड, तो यहाँ पर 1900 जो COP26 का जो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं COP27। COP27 का जो आयोजन हुआ है, COP27 का, COP27 इसका जो आयोजन हुआ है मिस्र में हुआ है, मिस्र देश में इसका आयोजन हुआ है, हुआ मिस्र में, मिस्र में इस देश में इसका आयोजन हुआ है। और मिस्र में कहाँ हुआ है, तो हुआ है शर्म अल शेख, शर्म अल शेख नामक स्थान पर यहाँ पे इसका आयोजन हुआ है। ठीक है ना, तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी आपको। ठीक है, तो फिलहाल हम बात करें तो ये कहाँ हुआ है COP27, तो COP27 का आयोजन हुआ है शर्म अल लेख, मिस्र के देश में इसका COP27 का आयोजन हुआ है, जो कि कब तक चला, देखिए 26 कब तक चला, 6 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाता है, 6 दिसंबर से 18 दिसंबर तक इसका आयोजन किया गया। ठीक है ना, सॉरी 6 दिसंबर नहीं, 6 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक का आयोजन यहाँ पे किया जाता है, 6 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो COP27 का आयोजन कब हुआ था, तो अब जैसे कि मैंने अभी बताया था 6 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया था COP27 का। ठीक है, कहाँ किया गया था, तो मिस्र के शर्म उल शेख वाली जगह पर किया गया था, मिस्र देश में किया गया था, शर्म उल शेख जगह पर यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। ठीक है ना, कौन सा देश 2023 में UNFFC COP28 की मेजबानी करेगा, साल में अभी 2022 का हुआ है। ठीक है, अब 2028 का भी अनाउंस हो जाए, 2026 में ही 2000 जो COP26 हुई थी उस COP26 में इसका अनाउंस कर दिया गया था कि किस देश की जो COP28 की मेज़बानी करनी होगी, तो वो करनी होगी आपकी दुबई, दुबई शहर को, दुबई शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। संयुक्त राज्य अमीरात देश इसका क्या कहते हैं आयोजन का करेगा, UN COP28 की मेज़बानी करेगा दुबई। ठीक है, दुबई संयुक्त राज्य अमीरात में इसकी मेज़बानी होगी। अब बात करें किस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन को प्रमुख संकट मानते हुए वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने के साथ साथ क्षति के समाधान को आधिकारिक तौर पर एजेंडे में शामिल किया गया है। ठीक है ना, तो जैसे कि इस वार्ता को पूरा जो शामिल किया गया कि मतलब जो जलवायु परिवर्तन के प्रमुख संकट को मानते हुए, जलवायु जो है परिवर्तन एक प्रमुख संकट है। ठीक है, और वैश्विक तापमान को नियंत्रित करना हमें जरूरी हो गया है। ठीक है, इसके साथ साथ क्षति के समाधान को महत्वपूर्ण जो बात है, जो इस प्रकार की जो विशेष प्रकार की जो बातें की गई हैं वो आपके COP27 में आयोजित मतलब कही गई हैं, उस पर कुछ हमने सुधार करने का प्रयास किया है। यहाँ पे वायुमंडल जो एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहा है उसके लिए कुछ परिवर्तित होने वाले कुछ मुद्दों पर हमने यहाँ पे जिक्र किया है। हम आगे देखते हैं तो देखोगे कि COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 ने कमजोर देशों को इसके तहत वित्त पोषण प्रदान करने के लिए एक समझौता हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है ना, किसके तहत मतलब एक समझौता हासिल किया गया है, तो लॉस एंड डैमेज फंड के तहत, या लॉस एंड प्रॉफिट फंड के तहत, या एनवायरमेंट एंड एडेप्टेशन के तहत, या लॉस एंड सेफ फंड के तहत। तो आपको बता दूं कि जो COP27 हुआ है, इस COP27 में जो कमजोर देशों के साथ जो समझौता हुआ है, कमजोर देशों के साथ जो समझौता हुआ है वो हुआ लॉस एंड डैमेज फंड के तहत हुआ है। ठीक है ना, ठीक है साथियों, आज की क्लास के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बड़े इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मैंने पढ़ाने का प्रयास किया है, और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, और इसके साथ ही आपसे विदा लेता हूँ कि सर